हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट में हमारा जो चर्चित स्थल होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चर्चित स्थल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ज़रूर। और टॉपिक एक टॉपिक जो हम करंट अफेयर का कवर कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने देख लिया है, क्या क्या देखा है। योजनाएं परियोजनाएं कवर की हुई हैं और दिवस, साथ साथ में बुक्स और उनके राइटर्स, ये 3-4 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। और साथ में अब यहाँ पर आज देख रहे हैं चर्चित स्थल, जो भी स्थल चर्चा में रहा है, जहाँ से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा यहाँ पर हमने कवर किया। और साथ ही साथ में जीएस का पोर्शन भी, जब भी हम करंट पढ़ते हैं साथ साथ में जीएस का पोर्शन कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी तक वीडियो पहुँच सके। तो चलिए, टाइम बहुत कम है, कवर बहुत ज़्यादा करना है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर विंड फार्म किस देश में स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, एक से बढ़कर के एक है और सभी एग्जाम में आने के चांसेस हैं, सभी के 100%। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ऑप्शन ए सही हो जाता है। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे। अब जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड होंगे वो सब हम यहाँ पर आगे देखते हुए चलेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। इन्होंने वर्ष 2030 तक देश में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने संबंधी योजना को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है और कब तक। ठीक है, आगे ये परियोजना कोविड-19 महामारी से पर्यावरण के अनुकूल रिकवरी करने और वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर एक ये कदम है। और इस पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना दक्षिण पश्चिमी तटीय शहर सिनान में की जाएगी। अगर शहर आपसे पूछा जाए तो सिनान है। क्या है? सिनान है। और इसकी जो अधिकतम क्षमता है 8.2 गीगावाट होगी। कितनी होगी? 8.2 गीगावाट होगी। इस परियोजना की जो अनुमानित लागत राशि है लगभग होगी 48 ट्रिलियन वॉन, लगभग ये 43 बिलियन डॉलर होगी। ठीक है, मुद्रा का नाम भी आप देखते रहिए। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती जाती है। मुद्रा का नाम है, फिर ये शहर आ गया, इसकी क्षमता आ गई, और फिर उसके साथ साथ में वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में हार्नसी है, हार्नसी 1 है, जिसकी क्षमता 1.2 गीगावाट है और ये 8.2 गीगावाट की होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में कौन है, फिर आगे कौन बनेगी और किस शहर में होगी, इसकी लागत क्या है, इसकी क्षमता क्या है, ये सारी चीज़ें हम चाहते तो एक क्वेश्चन आपको करवा करके निकल लेते हैं, लेकिन साथ में उससे रिलेटेड जीएस से, उससे रिलेटेड जितने भी जीएस के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम कवर करते हुए चलते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, वैसे भी हम तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनर क्या पूछ ले कुछ कन्फर्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस आईआईटी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन बी सही होता है, आईआईटी खड़गपुर। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। इस स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से की जा रही है। कहाँ पर? आईआईटी खड़गपुर में की जा रही है। ठीक है, और यह अस्पताल जीव चिकित्सा, नैदानिक और ट्रांसलेशनल रिसर्च, रिमोट डायग्नोस्टिक, टेलीमेडिसिन, टेलीरेडियोलॉजी के साथ साथ दवा डिजाइन और वितरण संबंधी शोध पर ये ध्यान केंद्रित करेगा। इतनी सारी चीज़ों पर ये ध्यान केंद्रित करेगा, ये फोकस में रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये भी साथ साथ में बताते चलते हैं, यहाँ पर बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में जो इससे रिलेटेड फैक्ट है उतना इंपॉर्टेंट है, बस जानकारी के लिए बता दिया गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने के भी 100% चांसेस हैं, 100% चांस है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? ऑप्शन ए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसी तरीके से आप लोग रिप्लाई करते रहिए और
हमें भी जब आप लोग की रिप्लाई ना अच्छी आती है, 100% सही वाली आती है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। तो 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में, कहाँ पर है, अहमदाबाद शहर के मोटेरा में नवनिर्मित दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। स्टेडियम कहाँ पर है, अहमदाबाद में। कहाँ पर खोला गया, मोटेरा। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दूसरा ये इंपॉर्टेंट, तीसरा इसका नाम, ये इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ इस स्टेडियम में कितने लाख दर्शक बैठ सकेंगे, क्योंकि ये दर्शक की क्षमता से बड़ा है ना, तो ये भी जानते रहिए कितने दर्शक बैठ सकेंगे, 1.32 लाख। और इस स्टेडियम में 11 पिच है, जो विश्व के किसी अन्य स्टेडियम में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, यह स्पोर्ट्स एनक्लेव 233 एकड़ भूमि पर निर्मित किया जाएगा। और ये अगला है, उद्घाटन के बाद पहली बार इस स्टेडियम में पिंक गेंद से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। तो किसके बीच में, भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच ये खेला गया। और आपको बताते चलते, इस फील्ड पर, इस मैदान का जो रिकॉर्ड है, कपिल देव ने सर्वाधिक 431 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है, जो रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड को इसी मैदान पर तोड़ा था। यानी कि कपिल देव ने जो रिकॉर्ड अपना बनाया था 431 विकेट का, और किसको पीछे छोड़ते हुए, रिचर्ड हेडली को पीछे छोड़ते हुए ये रिकॉर्ड जो बनाया था इसी मैदान पर बनाया था। सुनील गावस्कर ने 10,000 रन इसी मैदान पर पूरे किए थे। और साथ ही साथ ये भी जानते रहिए, सचिन तेंदुलकर ने वनडे मैचों में 18,000 रन और क्रिकेट कैरियर में अपने 20 वर्ष इसी स्टेडियम में पूरे किए। तो ये इस स्टेडियम में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए। क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कितने प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कितने प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 12। ऑप्शन डी सही हो जाता है, 12। आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने, किस विभाग के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की। 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थल इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 12 चयनित स्थल हैं उनमें से मतलब एक कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। जब आप 12 जानते रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सांची स्तूप ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कुंभलगढ़ जिला राजस्थान में। जैसलमेर किला राजस्थान में। रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान में। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। रॉक गार्डन चंडीगढ़। डल झील श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में। माके बिहारी मंदिर मथुरा ये है उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला आगरा ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कालीघाट मंदिर ये है पश्चिम बंगाल में। तो ये पूरे 12 हो गए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ पर जीएस का कम से कम 12 क्वेश्चन तैयार होता है कि ये सब कहाँ कहाँ पर है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कवर कर लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का लक्ष्य क्या है। इस योजना का लक्ष्य इन स्थलों और उनके आसपास स्वच्छता और सफाई के मानकों में सुधार कर यहाँ पहुँचने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और अनुभव प्रदान करना है। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल योजना को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग यानी कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैंडर्ड लेवल की सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं ना, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली है और इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई होती तब आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। हमारे कंटेंट में कभी कोई कमी नहीं आ सकती, पूरे चैलेंज और गारंटी के साथ कहते हैं। अगर इससे बढ़िया, इससे बेटर आपको कहीं पे मैटर मिल जाए तो आप बताइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई भी यहाँ पर शिक्षा का कोई भी मोल भाव नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए, हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए, मोटिवेट हमें करते रहिए बस। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम रखा गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम रखा गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए होशंगाबाद। ऑप्शन ए सही होता है होशंगाबाद। ठीक है, तो फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा होशंगाबाद शहर का नाम बदल करके क्या रखा गया है? नर्मदापुरम रख दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला यहाँ पर पॉइंट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह घोषणा नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान की गई। किसके दौरान की गई? नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान की गई। आगे देखिए, इस शहर का नाम होशंगाबाद के नाम पर रखा गया था, जो कि इस शहर का नाम होशंगसार रखा गया, जो कि एक हमलावर था। और यहाँ पर आपको ये बताते चलते, देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जीएस के यहाँ पर बन रहे हैं। करंट के साथ साथ हमेशा कहते हैं कि हम करंट और जीएस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलेंगे। जब भी आप करंट पढ़ेंगे उसके साथ साथ जीएस आपका हम कवर करवाते हुए चलेंगे। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो जिला नर्मदा है, ये नर्मदा प्रभाग एवं बरार का हिस्सा था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? तो उत्तर आपका होगा नर्मदा नदी। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? 5वीं सबसे बड़ी नदी। और इसके किनारे जो बसे शहर हैं उसका नाम है जबलपुर, होशंगाबाद, मंडला, महेश्वर, ओंकारेश्वर, नरसिंहपुर और झाबुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, इतने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? पटियाला, नई दिल्ली, राउरकेला या चेन्नई? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, राउरकेला। ऑप्शन सी, राउरकेला। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाए जा रहे हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। ठीक है, अब ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी। पहला पॉइंट। दूसरा है, यह नया स्टेडियम बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित होगा। कहाँ पर? बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसके परिसर में स्थित होगा। और इस स्टेडियम की जो दर्शक क्षमता है ये 20,000 होगी। कितनी होगी? इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता होगी 20,000। इस स्टेडियम का नाम प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। बिरसा मुंडा के नाम पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है, ये स्टेडियम भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम के साथ संयुक्त रूप से पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह स्टेडियम भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम के साथ संयुक्त रूप से पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। आगे, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में प्रस्तावित है। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में प्रस्तावित है। ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में आपके यहाँ पर तैयार होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 योद्धा स्मारक, कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, ओडिशा। ऑप्शन डी सही होता है, ओडिशा है। और आपको यहाँ पर बताते चलते ये स्मारक जो है ये बीजू पटनायक पार्क में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये स्मारक बीजू पटनायक पार्क में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बीजू पटनायक पार्क में। इस स्मारक के निर्माण का उद्देश्य क्या है? इसका साफ साफ उद्देश्य है उन फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बलिदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान प्रदान करना और उन्हें सम्मानित करना जिन्होंने महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, उनकी याद के लिए, उनके सम्मान के लिए स्थापित किया जा रहा है। 15 अगस्त 2021 को इस स्मारक का उद्घाटन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प बी सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो किस राज्य में पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे डाकुओं के सम्मान के लिए संग्रहालय, नहीं, आगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें देखेंगे।
तो मध्य प्रदेश के भिंड में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित है पुलिस मुख्यालय। मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, मध्य प्रदेश राज्य तो मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पर? भिंड में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भिंड का नाम। इस संग्रहालय में कई अनोखी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें फूलन देवी और निर्भय गुर्जर आदि से संबंधित वस्तुएं यहाँ पर शामिल हैं। और साथ ही साथ ये भी देखते रहिए इसका उद्देश्य क्या है। संग्रहालय का उद्देश्य डाकुओं के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को उजागर करना है, ठीक है। और इस संग्रहालय में कुख्यात डाकुओं द्वारा की गई हत्याओं, लूट और अपहरण के मामलों में विगत 5 दशकों में पुलिस द्वारा एकत्र किए गए कम से कम 2000 डिजिटल रिकॉर्ड और सामग्री को संकलित किया जाएगा। तो यहाँ पर उनके द्वारा जो सामग्रियाँ यूज की जाती थी वो सारे यहाँ पर दिखाए जाएंगे। और इसका उद्देश्य कि अपराधों को रोकने के लिए बलिदान, जो पुलिस के बलिदान है उनको उजागर करना है, ठीक है। हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? मांडू, शहडोल, खजुराहो या फिर कोई नहीं? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, मांडू में। डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, मांडू में। तो देखिए, मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री हैं उषा ठाकुर, इन्होंने नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ किया। और यहाँ पर ये भी जानते चलिए, ये एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया? मांडू में बनाया गया, ठीक। और साथ ही साथ में आपको बताते चलते, डायनासोर एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। डायनासोर एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। और आगे देखिए, यहाँ पर डायनासोर के जीवन से जुड़ी जानकारी के साथ ही पार्क में डायनासोर के रखे 24 अंडे और अन्य फॉसिल्स के साथ पर्यटकों को एक बड़ा पत्थर भी देखने को मिलेगा, जिसे बाजना पत्थर के नाम से जाना जाता है। बाजना पत्थर और 24 अंडे डायनासोर के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये डायनासोर एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। जीवाश्म, फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म, ठीक है। चलिए, और मांडू त्यौहार मनाया गया। मांडू त्यौहार की थीम खोजने में खो जाओ, ये भी है इसी में इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ये सारे क्वेश्चन आपको ना हम करंट अफेयर में करवा चुके हैं, आपको याद होगा तो समझ रहे होंगे। विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, डेनमार्क में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, डेनमार्क। इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण उत्तरी सागर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? उत्तरी सागर में। इंपॉर्टेंट, देश ना पूछ करके ये पूछ लिया जाए किस सागर में, तो उत्तरी सागर। इस ऊर्जा द्वीप का उपयोग लगभग 3 मिलियन यूरोपीय घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, ये ग्रीन एनर्जी के लिए जाना जा रहा है। इसका उत्पादन और भंडारण करने के लिए किया जाएगा। मतलब ग्रीन एनर्जी जैसे कि पर्यावरण को कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। और ये डेनिश इतिहास की सबसे बड़ी निर्माण परियोजना है, जिसकी अनुमानित जो लागत राशि है 210 मिलियन डेनिश क्रोनर है। तो डेनमार्क की जो मुद्रा है यहाँ पर, ये आप कैच कर सकते हैं अगर बुद्धि दिमाग तेज चल रहा है, तो डेनिश क्रोनर है, लगभग $34 बिलियन। और डेनमार्क ने वर्ष 2033 तक इस ऊर्जा द्वीप को चालू करने की योजना बनाई, 2033 तक। और यहाँ पर ये देखिए, ये डेनमार्क के लिए ही नहीं बल्कि इसके पड़ोसी देशों के लिए बिजली ग्रिडों के लिए भी बिजली आपूर्ति करेगा। और साथ ही साथ ये है जो डेनमार्क का लक्ष्य है कि 2050 तक देश को कार्बन डाइऑक्साइड तटस्थ बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको मुक्त बनाना है 2050 तक। तभी ग्रीन एनर्जी पर पूरा फोकस करो, जबकि इसका बजट देखिए बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन डेनमार्क वगैरह ऐसी कंट्री है जहाँ पर लगभग हर रैंकिंग में इसकी पोजीशन 1st, 2nd, 3rd तक ही सीमित रहती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? हाल ही में देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी से होता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलते हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4,932 मामले सामने आए थे, जिनमें से
62 लोगों की मौत हो गई थी। और इस द्वीप समूह में संक्रमण का जो पहला मामला था 10 जून 2020 को सामने आया था और यहाँ पर अब पूरी तरीके से 0 हो चुका है, 0 हो चुके हैं कोरोना के मरीज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना हेतु हाल ही में उत्तराखंड और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। देहरादून है कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड और केंद्र सरकार के बीच, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ। उसके अनुसार जो मतलब राशि साइंस सिटी बनाने में खर्च होगी वो कितनी होगी? केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच में, केंद्र और राज्य एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो उत्तराखंड राज्य के बीच मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ तो कितनी राशि में ये बनने का चांस है? ऑप्शन बी 173 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी से होता है 173 करोड़ रुपए। इस परियोजना को पूरा करने में 4 साल लगेंगे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 88 करोड़ रुपए की राशि और राज्य सरकार 85 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। तो ये पूरा 173 करोड़ रुपए होगा। और यहाँ पर रावत के अनुसार ये परियोजना भारत की वैज्ञानिक विरासत को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए हैदराबाद। ऑप्शन ए सही होता है हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन ए हैदराबाद। यह मान्यता संयुक्त राष्ट्र के आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रदान किया गया। ये मान्यता ट्री सिटी, ये जो मान्यता दी गई है कि शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता हैदराबाद को जो दी गई है, ये किसके द्वारा ये मान्यता प्रदान की गई है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रदान की गई है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये मान्यता किसको प्रदान की जाती है? ये मान्यता का प्रावधान विशेष रूप से उन शहरों के लिए है जो शहरी वन के विकास और रखरखाव के लिए तथा उसमें योगदान एवं प्रतिबद्धता के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, और हैदराबाद भारत का पहला और एकमात्र शहर बन गया है जिसे ये मान्यता प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिसे उसके हरित हरम कार्यक्रम और अर्बन फॉरेस्ट पार्कों के माध्यम से शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए चयनित किया गया है। बहुत सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला और भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए लेह में। उत्तर ए सही हो जाता है, लेह में की जा रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एक पॉइंट, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेह में मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? लेह में। और यहाँ पर आप देखते रहिए 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा ये मौसम विज्ञान केंद्र, जो कि देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा ये मौसम विज्ञान केंद्र, और ये देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, इस केंद्र की स्थापना लद्दाख क्षेत्र में मौसम संबंधी कोई भी सूचना अथवा चेतावनी को समय से पूर्व लोगों तक पहुंचाने की प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य भी आप लोगों ने देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? सारे क्वेश्चन आपको हम करंट अफेयर में करवा चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है क्यूबा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया? तो विकल्प आपका बी से हो जाता है क्यूबा है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले एक एक पॉइंट कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। अमेरिका ने आरोप लगाया कि क्यूबा बार बार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान कर रहा है। आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान कर रहा है, यानी कि आतंकवाद को ये बढ़ावा दे रहा है। आपको यहाँ पर बताते चलते हैं 1908 और 1902 के बीच 1908 और 1902 के बीच पेरिस संधि के अनुसार क्यूबा एक संरक्षित राज्य बन गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कलिवेली वेटलैंड्स किस राज्य में है? कलिवेली वेटलैंड्स किस राज्य में है? ये भी चर्चा में था स्थल, तभी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, तमिलनाडु है। ऑप्शन बी तमिलनाडु। विलुपुरम जिला प्रशासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1972 के तहत कली वैली वेटलैंड्स को पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है। तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिला प्रशासन के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कली वैली वेटलैंड्स को पक्षी अभयारण्य, कली वैली जो वेटलैंड है इसे पक्षी अभयारण्य में घोषित करने की घोषणा की गई है। तो ये कली वैली वेटलैंड जो है इसे पक्षी अभयारण्य में बदला जाएगा, इसलिए ये चर्चा में था। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे कली वैली वेटलैंड्स पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी एकदम से टॉप वाला पूछा जाए फिर उसके बाद से साइड वाला पूछा जाए तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला यहाँ पर देखेंगे कली वैली झील उप्पुकल्ली क्रीक और इदायनी थिट्टू अभयारण्य के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अभी आप ये देखिए, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ पक्षियों के निवास से संबंधित था, कुछ मतलब जब वो जैसे कि मतलब ये होता है ना कि सीजन में वो ब्रीडिंग के लिए या फिर इस तरीके से वो अपने स्थान को बदल करके यहाँ पे आते हैं, तो ये पूछा गया था कि ये किस राज्य में आते हैं, तो आपको वो टर्म्स याद ही नहीं रहते। वो हालांकि साइंस का क्वेश्चन था, ये ऐसे ही अभ्यारण्य और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन था। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, तो फिर आपको वर्ड नहीं पता होता है, वो शब्द नहीं पता होता, सुने नहीं रहते हैं, फिर आप कहते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये फिर ये कहाँ से पूछ लिया गया। तो कुछ नहीं पूछा, आउट ऑफ ना सिलेबस पूछा जाता है ना ये क्या पूछ लिया गया, ऐसा भी नहीं होता है, बस आप सुने नहीं होते तो इस वजह से लगता है। ठीक है, तो इस वेटलैंड्स के दक्षिणी भाग को वर्ष 2001 में आरक्षित भूमि घोषित किया गया था। यहाँ पर आगे देखेंगे, अगला है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस चिड़ियाघर का नाम बदल करके बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान रख दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस चिड़ियाघर का नाम बदल करके बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान रख दिया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए ये चिड़ियाघर लगभग 2000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया। असम में एक हेलीपोर्ट खोला गया जो कि असम का पहला हेलीपोर्ट है, और ये किस जिले में खोला गया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, माजुली। माजुली के नाम से आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं। माजुली क्या है, चलिए उसकी तरफ भी आएंगे, पहले ये देख लेते हैं हेलीपोर्ट के बारे में। इस हेलीपोर्ट का निर्माण कितनी लागत से किया गया, 50 लाख रुपए की इस पे लागत राशि लगी है। इस पर एक ही समय में 3 हेलीकॉप्टरों के उतरने की व्यवस्था है। एक ही समय में 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतर सकते हैं। माजुली में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस हेलीपोर्ट का निर्माण किया गया। माजुली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, माजुली है कहाँ पर, असम में है। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माजुली क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी के बीच में है, और ये द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये द्वीप किस नदी के मध्य स्थित है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है माजुली द्वीप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है आपको बताना है। इटली है, इंडोनेशिया है, जापान है, चीन है। ये माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ था, ये भी चर्चा में है। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ये है इंडोनेशिया में। आपको इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट एक, यह ज्वालामुखी लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ज्वालामुखी 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई से मतलब लिया जा रहा है इसका। ये देखिए माउंट मेरापी, जो माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में स्थित दर्जनों ज्वालामुखियों में से एक है, और विगत कुछ वर्षों से इसमें लगातार विस्फोट हो रहा है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। वर्ष 2010 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था जिसमें 347 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2010 के बाद ये इस समय विस्फोट हुआ, ठीक है, जो कि ये चर्चा में रहा। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर, या फिर आप कहते हैं जिसे प्रशांत महासागरीय मेखला में स्थित है।
जिसके कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागरीय मेखला में स्थित है, जिसके कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भूकंप भी अच्छा खासा आता है। और यहाँ पर आप देखिए रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर की चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विवर्तनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। विवर्तनिक प्लेटें मिलती हैं तो यहाँ पर भूकंप भी हमेशा आता रहता है। और इससे पूर्व इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट सेमरू में भी विस्फोट हुआ था। तो माउंट सेमरू कहाँ है? ये भी है इंडोनेशिया। और ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है माउंट सेमरू। तो यहाँ पर आपके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही यहाँ पर आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर फीडबैक अच्छा रहा, अगर आप लोग आगे के पार्ट्स इसके चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और चर्चित स्थल जितने भी हैं लगभग हम पीछे से जून से लेकर के अब तक हम कवर कर लें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी डिमांड रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास को ये कंटिन्यू करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अगर आप तैयार कर रहे हैं ना तो ऐसे तैयार करिए। मंथली आप देख ही रहे हैं डे बाय डे, और लास्ट में जब आप इस तरीके से कवर करेंगे ना, ऐसे ऐसे टॉपिक जो मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, फिर वो 100% आपकी मेहनत सफल होगी और वहाँ से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब चालाकी से मेहनत करना और लास्ट में आपको हम सारे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए हमारा क्वेश्चन है, देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? लेह है, सियाचिन है, मनाली है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएंगे। और फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। और आप सभी जो भी रिक्वेस्ट होगी नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप सभी को बता दें यहाँ पे आपका एक दूसरा चैनल जिस पे हम डेली करंट अफेयर कवर करवाते हैं, वनडे एग्जाम्स 2.0, वनडे एग्जाम्स 2.0 है। और आपका एक दूसरा है मुनमुन ब्लॉग्स, जहाँ पर हम थोड़ी सी मोटिवेशनल कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे। चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।